डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है महाराष्ट्र से उदय जी ने। उदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं उदय जी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उदय है और मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहता हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, लेकिन मेरा पुश्तैनी गांव पास में ही मौजूद है। मैं लगभग हर हफ्ते अपने गांव ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे दादाजी और दादी जी रहते हैं। वहाँ पर मैं हफ्ते बाद शाम को जाता हूँ और सोमवार को सुबह जल्दी वहाँ से निकल आता हूँ। ये मेरी रूटीन बन गई है। लेकिन 2019 को मेरे साथ वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके मैं आज भी डर सा जाता हूँ। मुझे दादाजी हमेशा कहा करते हैं कि मैं गाड़ी पीछे से घुमाकर ना लाया करूं। पीछे कब्रिस्तान है और वहां पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता। कहते हैं कि रात को वहां पर भूत प्रेत घूमते हैं, लेकिन मैं गाड़ी कई बार वहां से घुमाकर लेकर आता हूं। मुझे सुनसान रास्तों पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं गाड़ी वहां पर हमेशा घुमा कर लाता हूं। उस साइड गांव के अंदर आना काफ़ी आसान होता है। वहाँ सड़क बिल्कुल सपाट है और वहाँ पर खड्डे बिल्कुल नहीं है। मुझे गाड़ी वहाँ से घुमाना इसीलिए पसंद है कि मैं वहाँ से गांव में बड़ी ही आसानी से पहुँच सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सामने वाले रास्ते से जाऊँ तो मुझे तालाब के पास से गुजरना पड़ता है और कभी कभी बारिश के कारण वहाँ का रास्ता काफ़ी भुरभुरा सा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर कई बार गाड़ी फंस जाती है। कीचड़ ज़्यादा होने के कारण गाड़ी भी खराब हो जाती है। यही कारण है कि मैं पीछे से घुमाकर आना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं शाम के वक्त ही गांव में आता हूँ, इसलिए वहाँ पर अंधेरा हो चुका होता है। इस बार मुझे दुकान पर काफ़ी ज़्यादा काम था, इसलिए रात के 9 बज चुके थे। मैं 9 बजे गांव की तरफ निकल पड़ा। मुझे गांव में पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटे तक ड्राइव करनी पड़ती है। यही कारण था कि 10 बजे के करीब मैं गांव के पास पहुंच चुका था। मैं फिर से पीछे वाले रास्ते से ही गांव में पहुंचना चाहता था। इसी कारण मैंने गाड़ी पीछे से घुमाई और मैं गांव के अंदर जैसे ही घुसने लगा, वही कब्रिस्तान वाले रोड पर मुझे कई लोग नजर आए। मैंने उन लोगों को इस तरह से भीड़ बनाए हुए देखा तो मैं भी थोड़ा सा घबरा गया। मुझे लगा कि गांव में कुछ ना कुछ बुरा ना हो गया हो और इसी कारण लोग कब्रिस्तान में आकर इस तरह खड़े हों। मैंने गाड़ी एक साइड लगा ली और मैं चलकर उनके पास जाने लगा। वो सब लोग एक ही तरफ देखे जा रहे थे। वो उस कब्रिस्तान की तरफ देख रहे थे। मुझे उन सब लोगों की पीठ नज़र आना शुरू हो गई थी। वहाँ पर अंधेरा था और रोशनी कम थी। मैंने गाड़ी की लाइट बंद कर ली थी, इसलिए अब वो मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे। करीब जाने पर मुझे उनकी पीठ नज़र आना शुरू हो गई थी। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा, एक एक करके जैसे वो लोग मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। मैं उन लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि गांव में मुझे ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। लेकिन मैंने देखा मुझे उनमें से एक भी इंसान पहचान में नहीं आ रहा था। एक एक करके मैं सबको देखता जा रहा था और मेरी पहचान वाला वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन तभी मुझे वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी नज़र आया, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। वो रंजीत अंकल थे, जिनकी मौत 4 साल पहले हो चुकी थी। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े मुझे घूरे जा रहे थे। मैं डर चुका था और लोगों को बताना चाहता था कि ये रंजीत अंकल हैं और ये भूत हो सकते हैं। लेकिन तभी मैंने एक और आदमी को पहचान ही लिया। ये बिहार से आया एक बुजुर्ग आदमी था, जिसकी मौत पिछले ही साल हुई थी। इस तरह से मैंने कई लोगों को पहचाना। वो सब मरे हुए थे। यही कारण था कि अब मेरे दिल के अंदर डर बैठ गया था।
मुझे लगा शायद ये भूतों का झुंड हो सकता है। यहाँ पर मरे हुए इस तरह से कब्रिस्तान की तरफ घूरते जा रहे हैं, इसलिए मैं डर चुका था। मैं एक एक कदम पीछे को हटाना शुरू हो गया और वो भीड़ भी जैसे छंटना शुरू हो गई। सब लोग एक एक तरफ हट रहे थे, जैसे वो किसी के लिए रास्ता बना रहे हों। मैं घबरा चुका था क्योंकि मैं उस रास्ते से आगे नहीं जाना चाहता था, बल्कि मैं तो पीछे को हटना शुरू हो चुका था। लेकिन उन्होंने एक पूरा रास्ता बना दिया था। तब मुझे समझ में आया, सामने से कोई चलकर उस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ रहा था। कोई मेरे पास आना चाहता था और मैं घबराहट में गाड़ी के अंदर बैठ चुका था। मैंने देखा वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका कद 8 फुट का होगा और उसके बड़े बड़े नाखून। उसका शरीर पूरा काला था। मैंने ऐसे काले शरीर वाला कभी कोई इंसान नहीं देखा। उसकी चमड़ी किसी जानवर की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें बड़ी थी, वो आकार में इंसानी आंखें नहीं थी। उसकी टांगें काफ़ी लंबी थी और उसके घुटने बहुत बड़े बड़े। उसके चेहरे पर ज़्यादा दांत थे और उसका मुंह भी बहुत बड़ा। मुझे कभी तो वो कोई जानवर लगता तो कभी वो इंसान, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी थी और वो धीरे धीरे चलता हुआ गाड़ी के पास पहुंच गया था। मेरा डर के मारे बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। मेरा सामना इस तरह से भूतों से कभी नहीं हुआ था और आज तो मैं मरने की हालत तक पहुंच गया था। उस अजीब सी चीज़ को देखकर तो मैं पूरी तरह से डर चुका था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं वहाँ से गाड़ी को भगाता गया। मैं वहाँ से गाड़ी जल्दी से निकालना चाहता था, लेकिन वो भीड़ बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मैं डरा नहीं, मैं उस भीड़ को कुचल कर ही आगे निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही गाड़ी उनसे टकराई होगी वो सब जैसे धुएं में गायब से हो गए। वहाँ मुझे बाद में कोई नज़र नहीं आया, लेकिन मैंने गाड़ी रोकी भी नहीं। मैं सीधा घर के पास गाड़ी तक आ गया। उसके बाद मैंने गाड़ी रोकी। मैं भागता हुआ अंदर गया और दादाजी को सब कुछ बताने लगा। पहले तो दादाजी मुझे डांटना शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद दादाजी ने पड़ोसियों को भी बुला लिया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लग चुकी थी। वहाँ पर सब लोग रात के वक्त भी इसी घटना के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ लगभग 50 लोग थे और वो सब इसी घटना के बारे में बात करते जा रहे थे। तभी मेरी गाड़ी जो पास में ही खड़ी थी उससे आवाज़ आना शुरू हो गई। सब लोग गाड़ी की तरफ देखने लगे कि गाड़ी के अंदर कौन है। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के अंदर से कोई खिड़की को खटखटा रहा हो, लेकिन अंदर से कोई नज़र नहीं आ रहा था। सबने शीशे के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद अंदर से आवाज़ आती गई और अब ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। मैंने डिक्की खोली, डिक्की में भी कोई नहीं था। लेकिन अगर गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, डिक्की में कोई नहीं था, तो ये आवाज़ कौन कर रहा था? सब डरे हुए थे, लेकिन तभी ज़्यादा आवाज़ आनी शुरू हो गई। अब आवाज़ बिल्कुल साफ थी और ये आवाज़ आगे के बोनट से आ रही थी, जैसे बोनट के अंदर कोई फंसा हो। हम बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन दादाजी ने हिम्मत की और मैंने बोनट को खोला। दादाजी उस बोनट को हाथ से उठा रहे थे। मैं दादाजी के साथ था और लगभग 5 लोग उस बोनट के अंदर देख रहे थे। 2 लोगों के पास टॉर्च थी और वो टॉर्च अंदर मार रहे थे। आखिर इंजन में कौन हो सकता है? लेकिन जो हमने अंदर देखा उसने हम सबको डरा दिया। इंजन के पास ही किसी का चेहरा नजर आया। एक छोटी सी जगह पर बड़ी बड़ी आंखें नजर आई, जैसे कोई छोटी सी जगह पर फंसकर वहीं पर हमारा इंतजार कर रहा हो। वो आंखें मैं भूल नहीं सकता था। ये उसी जानवर की आंखें थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और गांव वाले भी चिल्लाना शुरू हो गए। हम गाड़ी छोड़कर वहाँ से भाग गए और उसके बाद मैं और दादाजी काफ़ी देर तक किसी और के घर में छिप कर रहे। उस गाड़ी से पूरी रात आवाज़ आती ही रही और अगली सुबह वो आवाज़ आना बंद हो गई। सूरज की रोशनी में सबको हिम्मत आ चुकी थी और हमने गाड़ी में देखने की दोबारा कोशिश की, लेकिन वो चीज़ हमें गाड़ी के अंदर दोबारा नहीं दिखाई दी। हम बहुत डरे हुए।
वो गाड़ी गांव में 2 दिन तक खड़ी रही और उसके बाद हमने मैकेनिक को बुलाकर वो गाड़ी शहर में पहुंचाई। मैंने उस गाड़ी को दोबारा कभी नहीं चलाया और उस गाड़ी को बेच दिया। मैं दोबारा उस शैतान का सामना नहीं करना चाहता था। उसके बाद लगभग 6 महीने तक मैं उस आदमी से बात करता रहा जिसने उस गाड़ी को खरीदा था। उसने कभी भी ऐसी घटना के बारे में नहीं बताया। मैंने भी नई गाड़ी ले ली और अब मैं गांव कभी भी पिछले रास्ते से नहीं जाता। अब तो मेरी हिम्मत तक नहीं होती रात को गांव में जाने की और मैं दिन के वक्त ही गांव जाता हूं। और उसके 6 महीने बाद तो मैंने दादाजी और दादी जी को भी शहर में ही बुला लिया। अब भी मैं जब उस घटना के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह अंदर तक कांप जाती है।